हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के अपने सेशन में हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स लेके चलेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी फॉर ब्रिंगिंग एवरी वीडियो टू यू इन बिट्स एंड पार्ट्स, बट द थिंग इज़ दैट आई एम नॉट गुड एट एडिटिंग येट। होप यू डोंट माइंड इट। लेट्स बिगिन विद आवर पार्ट। बिहार स्पेशल करंट न्यूज़ में हम देखेंगे बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड वॉज डिसॉल्व्ड, यानी कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड को भंग कर दिया है और बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1950 के प्रावधानों के तहत सेक्रेटरी कम लीगल एडवाइजर को बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट किया गया है। लॉ डिपार्टमेंट के अनुसार ये जो काउंसिल थी उसे 2 जनवरी 2021 को गठित किया गया था। ये जो काउंसिल और उसके चेयरमैन जो थे वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिस वजह से इसे डिसॉल्व कर दिया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी करंट में ये जो रिलीजियस ट्रस्ट काउंसिल है उसके चेयरमैन ए.के. जैन थे और इनके अलावा काउंसिल में 9 सदस्य मनोनीत थे, यानी नॉमिनेटेड थे। नेक्स्ट ईयर बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सिविक एमिनिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्टेशन के रीडेवलपमेंट की तरफ तेजी से काम कर रहा है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 97 स्टेशन हैं, जिसमें कि फर्स्ट फेज में बिहार के 49 रेलवे स्टेशन इंक्लूडेड हैं। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक्स को कवच सिस्टम के साथ जोड़ने का जो काम है वो भी प्रगति पर है, प्रोग्रेस में है। इनिशियली 417 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में से 108 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जुरिस्डिक्शन में आता है और एट प्रेजेंट ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत 2943 प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, जिसकी लागत 1,09,408 करोड़ रुपए है। अशोक श्रीवास्तव, जो पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के प्रेसिडेंट थे और फाउंडर भी थे, 31 दिसंबर 2024 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। अशोक श्रीवास्तव जो थे वो गोपालगंज के निवासी थे और लगभग 50 सालों से गाजियाबाद यूपी में रह रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शुगर मिल्स एरिया डेवलपमेंट काउंसिल, बिहार में रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ शुगर मिल्स का गठन किया जा रहा है। आफ्टर अ डेकेड, यानी कि लगभग 10 सालों के बाद 5 शुगर मिल्स हैं, उनके रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है। इसके अलावा बाकी जो 8 शुगर मिल्स रिमेनिंग हैं उनके लिए भी ये काउंसिल गठित की जाएगी। फर्स्ट फेज में अगर हम देखेंगे तो ये जो रीजनल काउंसिल्स है वो नरकटियागंज, हरिनगर, लौरिया, गोपालगंज और बाघा में गठित किया गया है और इन डिस्ट्रिक्ट के जो कंसर्न्ड डीएम्स हैं वो यहाँ के चेयरमैन होंगे और शुगर केन ऑफिसर्स जो हैं वो सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं उड़ान 5.2 स्कीम इन बिहार। उड़ान 5.2 स्कीम के अंतर्गत बिहार के 10 शहरों को कनेक्ट किया जाएगा। ये शहर है सहरसा, सुपौल का वीरपुर, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, रक्सौल, राजगीर, मधुबनी और छपरा। उड़ान 5.2 स्कीम के अंतर्गत 20 से कम सीटों वाले स्मॉल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में सिविल फैसिलिटीज और एयर सर्विसेज के नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। और मार्च 2025 से पटना एयरपोर्ट का जो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग है वहां पर पैसेंजर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। 42nd गवर्नर ऑफ बिहार, तो 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें गवर्नर के रूप में शपथ ग्रहण किया और उन्हें शपथ दिलवाया पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णा विनोद चंद्रन ने। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जो है वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी हैं। इसके पहले बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अडलेकर थे, उन्हें केरला भेज दिया गया है। बिहार ने लगभग 26 सालों के बाद आरिफ मोहम्मद खान के रूप में एक मुस्लिम गवर्नर प्राप्त किया है। 1998 में
गवर्नर AR किदवई जो थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जनवरी 1 2025 को सीएम नीतीश कुमार ने संकल्प, जो कि वन अने मार्ग में सिचुएटेड है, वहां बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा पब्लिश्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैलेंडर एंड टेबल कैलेंडर 2025 को बिहार की पब्लिक को डेडिकेट किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी ऑफिस में एक इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा। पटना स्मार्ट सिटी के हेडक्वार्टर में एक इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर के थ्रू एम्प्लॉयज़ को पटना स्मार्ट सिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाएगा। आगे हम देखते हैं बिहार बटालियन का फाउंडेशन डे। बिहार रेजिमेंट सेंटर में बिहार के 8वीं बटालियन का 59th फाउंडेशन डे और बिहार के 12वीं बटालियन का 48वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। बिहार का जो 8वां बटालियन है, मेजर बलबीर सिंह के लीडरशिप में 1 जनवरी 1965 को फॉर्म हुआ था और 12वीं बटालियन जो है वो 1 जनवरी 1976 को लेफ्टिनेंट कर्नल KS मान द्वारा दानापुर में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो भी फैमिलीज कच्चा हाउस में रह रहे हैं या फिर बेघर हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए बिहार में 10 जनवरी 2025 से एक सर्वे यानी एक सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा जो 31 मार्च 2025 तक चलेगा। ये जो सर्वे है वो बिहार राज्य के 8053 पंचायतों में कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आवास ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट वी सी दैट इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार टू इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक प्रोब। बिहार में फैक्ट्री वेस्ट जो गंगा में जाते हैं उन्हें रोकने के लिए एक न्यू सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है। इसके तहत मार्च 2025 तक 17 कैटेगरीज में जो भी फैक्ट्रीज आती हैं उन्हें किसी भी हाल में मशीन इंस्टॉल करनी होगी। इसके साथ ही कोई भी न्यू इंडस्ट्री जो एयर या फिर वाटर पर इम्पैक्ट डालती है उन्हें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक ऑपरेशनल परमिशन लेनी होगी और ये परमिशन भी उन्हें तभी मिलेगी जब उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग मशीन इंस्टॉल कर लिया हो। लास्ट ईयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लगभग 5500 स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्रीज को ये परमिशन दिया था। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर गंगा के करंट कंडीशन पर एक कैंपेन चला रही है जिसका टैगलाइन है गंगा पर ग्रहण। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन बिहार इज 277 ग्राम्स। बिहार में अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर पर्सन पर डे बढ़कर 277 ग्राम हो गई है। एक साल में बिहार स्टेट में अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर पर्सन जो है वो 3 ग्राम बढ़ गई है, जबकि बिहार में अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर पर्सन जो है वो नेशनल एवरेज से 991 ग्राम कम है। मिल्क प्रोडक्शन में बिहार की रैंकिंग 9th है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये रेकमेंड किया है कि पर पर्सन पर डे मिल्क अवेलेबिलिटी जो है वो कम से कम 220 ग्राम होनी चाहिए। पंजाब की तुलना में बिहार में मिल्क अवेलेबिलिटी जो है वो 4 गुना कम है, यानी कि पंजाब में मिल्क अवेलेबिलिटी जो 1283 ग्राम्स है वही बिहार में 277 ग्राम्स है। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहिब में 4 से 6 जनवरी 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की 358 प्रकाशोत्सव सेलिब्रेट की गई। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जाने तो ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ये एक ग्रेट फिलोसफर, पोएट, वॉरियर, राइटर और म्यूजिक एक्सपर्ट थे। उनका जन्म पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ। ये सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के पुत्र थे। 1699 में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी और उन्होंने 5 लोगों को अमृत पिलाकर 5 प्यारे बनाया था। बिहार के मुंगेर के चंदन ने दिल्ली में हो रहे 9th सीनियर एंड 5th अंडर 25 नेशनल लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में सीनियर मेंस सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
ये जो चैंपियनशिप थी वो दिल्ली के आरके पुरम में लॉन बॉल्स ग्राउंड ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल में बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इस चैंपियनशिप में बिहार की टीम में 8 मेल और 8 फीमेल प्लेयर्स थे। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के जो डीजी हैं वो रविंद्र शंकरन हैं। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 जनवरी 2025 को 2 दिवसीय 68th नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी 7 अंडर 14 कंपटीशन कंक्लूड किया गया था, जिसमें बिहार की रग्बी अंडर 14 गर्ल्स टीम ने ओडिशा को डिफीट किया था। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे बिहार, सेकंड पे ओडिशा और थर्ड पे महाराष्ट्र था अंडर 14 गर्ल्स टीम में। इसके साथ ही बिहार बॉयज टीम जो था उसने महाराष्ट्र को हराकर फर्स्ट पोजीशन गेन किया। यानी कि बॉयज टीम में बिहार फर्स्ट पे और महाराष्ट्र सेकंड पे। ये जो कंपटीशन थी उसे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे हम देखें तो बिहार रग्बी एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं वो पंकज कुमार ज्योति हैं। बिहार में नेशनल सीनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप का 53rd एडिशन हुआ था। पूर्णिया के परोरा के विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल में 5 से 9 जनवरी 2025 को नेशनल सीनियर वुमेन्स हैंडबॉल कंपटीशन का 23rd एडिशन हुआ था। ये जो कंपटीशन थी उसे हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। पर कैपिटा इनकम इन बिहार इंक्रीज्ड टू 66,828 रुपीज। बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़कर 66,828 रुपीज हो गई है और एट करंट प्राइसेस लास्ट ईयर से ये 7,584 रुपीज ज़्यादा है। आगे हम देखें तो बिहार की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़कर 14.47% हो गई है और ये नेशनल ग्रोथ रेट से 5% ज़्यादा है। और बिहार की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इन कंपैरिजन टू ईयर 2022-23 ये 23-24 में 14.47% रही है। कंट्री के ग्रोथ रेट में बिहार की रैंकिंग अमंग ऑल स्टेट्स 4 है और अमंग लार्ज स्टेट्स फर्स्ट रैंकिंग पे है बिहार। बिहार रैंक्स थर्ड इन कंट्री इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस। देश के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी करंट प्राइसेस पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो बिहार से ज़्यादा देखी गई है। वो स्टेट्स हैं असम, जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 19.10% थी, सिक्किम की ग्रोथ रेट 14.67% थी और तेलंगाना की ग्रोथ रेट 14.50% देखी गई है। जबकि बिहार की नेबरिंग स्टेट्स की ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश 9th रैंक पे है, वेस्ट बंगाल 14th पे और झारखंड 16th पे है। साल 2022-23 में कांस्टेंट प्राइसेस पे बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ रेट थी वो 90.20% देखी गई थी, जबकि इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो 8.15% देखी गई थी। टर्शरी सेक्टर एट ऑल फोर फ्रंट। बिहार के डेवलपमेंट की ग्रोथ रेट में तीनों सेक्टर्स यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट प्राइसेस पे प्राइमरी सेक्टर में 10.66% की ग्रोथ देखने को मिली, सेकेंडरी सेक्टर में 11.95% की और टर्शरी सेक्टर में 16.89% की ग्रोथ देखने को मिली। इसके साथ ही कांस्टेंट प्राइसेस पे 5.68% प्राइमरी सेक्टर में, 8.21% सेकेंडरी सेक्टर में और 10.76% की ग्रोथ रेट टर्शरी सेक्टर में देखने को मिली थी। आफ्टर दैट बिहार इज द ओनली स्टेट वेयर ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट इज इन फोर्स। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ग्रीवेंस रिड्रेसल बनाया गया और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट भी किया गया। ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब कि शिकायत निवारण के लिए अधिनियम बनाया भी गया और इसे इम्प्लीमेंट भी किया गया। बिहार पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट जो है वो एंटायर बिहार में 5 जून 2016 से फोर्स में आया था। ये इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही बिहार में राइट टू पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट और राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट इम्प्लीमेंटेड है। आगे हम देखते हैं पटना @3.5 आवर्स। अब बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पटना सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। बिहार गवर्नमेंट ने
इस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य है वो 2027 तक का रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो बिहार में नेशनल हाईवे की जो डेंसिटी है वो नेशनल एवरेज से कम है, और नेशनल एवरेज को अचीव करने के लिए बिहार में अप्रॉक्स 13,000 किलोमीटर की एनएच होनी ज़रूरी है। इसके अलावा हम देखें तो सीएए के अंतर्गत बिहार में पहला सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इशू किया गया। ये जो सर्टिफिकेट है वो भोजपुर की सुमित्रा रानी साहू को इशू किया गया है 3 जनवरी को, बिकॉज उन्होंने सीसीए पोर्टल यानी कि कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के पोर्टल पे एक एप्लीकेशन फाइल किया था। आगे है विजन डॉक्यूमेंट डेवलप्ड बिहार 2047। बिहार के ओवरऑल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसका नाम डेवलप्ड बिहार 2047 रखा गया है। अब है हमारा UDISC रिपोर्ट, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रिलीज किया गया था। UDISC रिपोर्ट यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में बिहार में ऐसे 117 स्कूल आइडेंटिफाई किए गए जहां पर एक भी बच्चे इनरोल्ड नहीं थे। अब है आगे हमारा द फेयर हेल्ड इन कामाख्या देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स विल गेट स्टेट स्टेटस। रिसेंटली सीएम नीतीश कुमार द्वारा ये अनाउंस किया गया कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जो कृत्यानंद नगर ब्लॉक है वहाँ माँ कामाख्या देवी की जो मंदिर है वहाँ हर साल जो मेला लगता है उसे राजकीय मेला का दर्जा दिया जाएगा, यानी स्टेट फेयर का स्टेटस दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस करंट अफेयर करेंगे जिसके साथ ही जनवरी का करंट कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आपकी एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। थैंक यू सो मच।